Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now let us we are going to continue our chapters 4th of political science संस्थाओं का कामकाज। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार संस्थाओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समुच्चय है जो कानून बनाने में, कानून को क्रियान्वित करने में और हमारे संविधान की व्याख्या करने में, सरकारी प्रशासन तथा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में और संसाधनों का भरपूर उपयोग करने में, एक अच्छी राष्ट्र का निर्माण करने में मददगार जो साबित होने वाली संस्था है वो हमारी सरकार उसके सहयोग से काम करती है। तो सरकार अन्य सभी संस्थाओं का एक समुच्चय है जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से मिलकर बनती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे हम सरकार कहें, अलग अलग तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ है और वो निर्माण सरकार के कामों में सहयोग देते हैं और एक सुगठित राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर पाती है, उसकी मदद के लिए 3 अंग बनाए गए हैं। 3 अंग कौन कौन से? एक कार्यपालिका, दूसरा विधानपालिका और तीसरा न्यायपालिका। सबसे पहले हम आते हैं कार्यपालिका पर। कार्यपालिका जो है वो कार्य करती है, इसलिए उसका नाम कार्यपालिका रखा गया है। ये क्या करती है? किसी भी नीति की योजना बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, फिर निर्णय लेती है कि इनको कैसे लागू करवाना है, किस तरह से इसका क्या परिणाम होंगे, सभी उस पर विचार किया जाता है। देश के कानून के अधिकार आधार पर उन्हें लागू करवाया जाता है। तो किसी भी कानून को मोटे तौर से हम कह सकते हैं संवैधानिक रूप से लागू करवाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। उसके बाद आती है विधानपालिका। विधान यानी संविधान के अनुसार जो कार्य करे। लोगों के प्रतिनिधियों की एक ऐसी परिषद होती है, एक ऐसी सभा होती है जो देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करवाती है, निर्णय लेती है उन्हें लागू करवाने से पहले, नीतियों को बनाती है। लेकिन जो विधानपालिका है ये किसी भी कानून को बनाती है, जैसे कि कर लेना, कर लेने के लिए क्या कानून होने चाहिए, बजट संबंधी, वित्त संबंधी किसी भी कानून को, किसी भी धन विधेयक को पारित करने का जो भी प्रावधान है वो विधानपालिका के थ्रू पास होता है। उसके बाद न्यायपालिका कि पूरे देश के जितने भी न्यायालय हैं, वो चाहे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उनकी संस्थाओं को हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था होती है जो न्याय संबंधी काम करती है, कानूनी तौर पर विवादों का निपटारा करती है, चाहे वो समाज के बीच के हो, लोगों के बीच के हो, चाहे 2 सरकारों के बीच के हो। तो इस तरह से न्यायपालिका का काम है न्याय करना, कार्यपालिका का काम है कार्यों को क्रियान्वित करवाना और विधानपालिका का काम है कानूनों को बनाना। इस प्रकार की सरकार के 3 अंग हैं। इनके आधार पर हमारे देश की जो सुव्यवस्था होती है वो काम करती है। अब इससे आगे देखिए, देश की सबसे बड़ी जो संस्था है जो सरकार को चलाने में भी मदद करती है, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था को संसद कहते हैं। ये कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अकेले ये कानून नहीं बना सकती, इसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जिसकी मदद से ये आगे बढ़ती है। बस हम ये कह सकते हैं कि संसद हमारे देश की सर्वोच्च, सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण कानून निर्मात्री सभा है। लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 सदन हैं, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे। पहले संसद के कार्यों पर आते हैं। संसद के जो कार्य हैं, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों का मतलब है पहला सबसे बड़ा जो काम है इसका सभी विषयों के ऊपर कानून बनाना। जितने भी विषय हैं वो चाहे सरकारों से संबंधित हो, चाहे वित्त से संबंधित हो, चाहे वो केंद्रवर्ती सूची के हों, चाहे वो राज्य सूची के हों, चाहे वो समवर्ती सूची के हों, सभी विषयों पर जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधायी शक्तियों में आता है और ये विधायी शक्तियों का अधिकार संसद में जाता है। उसके बाद वित्त पर नियंत्रण। सरकार के पास जितना भी पैसा होता है उस पर सरकार का नियंत्रण ना होकर संसद का नियंत्रण होता है। केंद्रीय सरकार का जो भी वार्षिक बजट होगा वो संसद द्वारा ही पास होता है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी भी बजट को पास नहीं कर सकती, ना ही
संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर लगा सकती है और ना ही कोई खर्चा कर सकती है। इसका मतलब संसद एक कंट्रोल करने वाली संस्था है। नहीं तो सरकार के पास इतना पैसा होता है कि वो मन चाहे ढंग से हर 5 साल बाद किसी व्यक्ति की सरकार बनती है, अलग अलग लोगों की, तो उसका कोई जवाबदेही नहीं होता। इसलिए संसद हमारी एक स्थायी, एक कंट्रोल करने वाली संस्था बनाई गई है जो पैसे पर, वित्त पर नियंत्रण रखती है। इसकी स्वीकृति के बिना ना कोई कर बन सकता है, ना ही कोई बजट पेश होता है और ना ही कोई पैसा खर्च होता है। तो ये एक तरह से वित्त पर नियंत्रण करने वाली संस्था इसका दूसरा कार्य है। उसके बाद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करते हैं। मंत्रालय जो भी है, संसद में लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वो संसद में बहुमत प्राप्त करके ही बनता है। तो अगर मंत्रालय में त्याग पत्र करवाना, किसी व्यक्ति किसी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट है, उसको त्याग पत्र के लिए कहे तो संसद ही कह सकती है, संसद में ही उसका प्रस्ताव पास होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी वो ही कानून बनाएगी। किसी की नियुक्ति करना भी संसद में और किसी को हटाना भी संसद के द्वारा ही होता है। इस तरह से ये कार्यपालिका पर जितने भी मंत्री होते हैं उनके कार्यों पर, उनके विभागों का निरीक्षण करना संसद के द्वारा ही संभव है। संशोधन अथवा कानून निर्माण, आज वर्तमान में अगर किसी के पास पावर है किसी कानून को बदलने की, परिवर्तन करने की, तो वो संसद के पास है। कोई नया संविधान में कोई भी नया प्रावधान बनाना है, कोई संशोधन करना है, तो संसद की सहमति से ही होगा। और संसद जब भी किसी कानून का निर्माण करेगी तो अब संसद में जितने भी सदस्य होते हैं उनके परामर्श के द्वारा, उनकी सलाह के द्वारा एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है। उसके विचारों के द्वारा अब किसी भी निर्णय को समावेश करती है और फिर लागू करवाती है। तो संसद अथवा कानून निर्माण, कोई भी कानून, जैसे आज समय की जरूरत है, महिलाओं से संबंधित या कमजोर वर्गों से संबंधित अगर कोई नया कानून बनाना पड़ता है तो वो केवल पावर संसद के पास है। अगर किसी कानून को हटाना भी है, हमें परिवर्तन करना भी है, मान लो पुराने समय में किसी कानून को बना दिया, आज समय की डिमांड उस कानून में चेंज चाहती है, तो वो चेंजमेंट भी संसद ही कर पाएगी। तो इस तरह से संशोधन एक सबसे बड़ा काम है और कानून को बनाना भी। तो ये दोनों मेन जो काम है ये संसद के प्रभाव में डाले गए हैं। सभी के चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो संसद के द्वारा ही स्वीकृति मिलने पर होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव हो या लोकसभा के मेंबर का चुनाव, जो भी है, स्पीकर का, किसी का भी, वो सब चुनाव जो भी है उसकी प्रक्रिया पूरी संविधान में है। कानून के अनुसार संसद उन्हें संपूर्ण करवाती है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है। न्यायिक कार्य, 3 तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो जितने भी न्याय संबंधी कार्य हैं, विवादों का निपटारा होना है, किसी के अधिकारों का संरक्षण करना है, जैसे किसी के मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ है, तो वो संसद अधिकारों का भी न्यायपालिका को संरक्षण के तौर पर रखा गया है। और न्यायपालिका पर भी संसद का के जो प्रावधान है, अगर किसी चीज के लिए पूछना है सर्वोच्च न्यायालय की मदद से तो राष्ट्रपति सलाह करके ले सकता है। संसद का मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। संसद का जो मेन मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालक जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। और संकट काल की जो घोषणा होती है वो भी संसद ही करती है। आपातकालीन स्थिति आने पर जब किसी भी समय को संकट काल में बदला जाता है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद की सलाह मशवरे के बाद, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद। इस तरह से आज हमने संसद के कार्य, संसद की जो सरकार के मुख्य अंग थे इसके बारे में पढ़ा। अब संसद का जो मुखिया है, कार्यपालक मुखिया है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भारतीय राष्ट्रपति के चयन का। कैसे होता है भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ये भी 5 साल के लिए होता है और जनता के द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। जैसे कि प्रधानमंत्री जनता के द्वारा बहुमत से प्रत्यक्ष रूप से सांसदों के द्वारा यहाँ चुना जाता है। जो संसद का, लोकसभा का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री चुनकर आता है। इसी तरह से जनता के द्वारा ये जो राष्ट्रपति होता है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, बल्कि जो सांसद होते हैं या विधानसभा के लिए जो चुने गए विधायक होते हैं, विधायक
विधानसभा के सदस्यों द्वारा ये चुना जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, या तो सांसदों के द्वारा या विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। और चुनाव जीतने के लिए इसे भी पूरा बहुमत लेना पड़ता है, इसीलिए इसे राष्ट्र का अध्यक्ष माना गया है। जो संसद का अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष है और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है। आप देखो, इतनी चीजें होने के बाद भी हम राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का औपचारिक रूप से संवैधानिक मुखिया कहते हैं। वो क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या अंतर है, उनके कामों में किस तरह से अंतर है। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया है, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का अध्यक्ष है और संसद का मुखिया है। संसद हमारी एक कार्यपालिका है, तो उसका जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। राष्ट्रपति के साइन के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना वो काम अधूरे हैं। तो जो सरकार का मुखिया है, सरकार तीन तरह से, तीन अंगों को लेकर काम करती है। सरकार में लोकसभा के द्वारा बहुमत हासिल होने पर जो भी प्रधानमंत्री बनता है, जो बहुमत हासिल करके आता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो सरकार के कामों का जितना भी लेखा जोखा है वो सब प्रधानमंत्री करते हैं, और संसद के जितने भी काम होते हैं उनका जो काम करना होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। सभी प्रमुख निर्णय जो देश के नाम पर लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि उन मंत्रियों का गठन, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो अपने मंत्रियों की सलाह पर ही आगे कोई निर्णय लेता है। राष्ट्रपति का काम केवल इतना होता है कि जो निर्णय मंत्रिपरिषद ने ले लिए वो उन निर्णयों को स्वीकार करे और उन पर साइन करे। तो इस तरह से ये एक जो औपचारिकता होगी ना, भाई निर्णय तो मैंने लिए किसने? प्रधानमंत्री ने और उसकी मंत्रिपरिषद ने, और उन निर्णयों को केवल स्वीकृति देना और साइन करना। तो मतलब यहाँ पर इसका रोल इतना ही रह जाता है। मेन पावर किसके पास चली गई? प्रधानमंत्री के पास। इसलिए मेन देश का मुखिया, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। जो चीज मैं आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ वो ये है। उसके बाद प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष जनादेश का कोई भी आदेश है, कोई भी अपने मन की बात कहनी है या कोई भी ऑर्डर देना है, वो प्रत्यक्ष जनता के सामने दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे पहले संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, फिर वो किसी भी आदेश को कह सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह के बाद। राष्ट्रपति जो नाम मात्र का मुखिया कहा गया है, तो वो किस लिए? कि वो केवल उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो कहने मात्र के लिए कार्यपालक को दिए गए हैं। बाकी सारी पावर हमारे देश में प्रधानमंत्री के हाथों में। सरकार का प्रमुख होने के नाते देश के जितने भी व्यापक अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य है, मुखिया है, और कार्यपालिका से संबंधित जितने भी काम है उसको करने के अधिकार है, लेकिन सरकार का मुखिया न होने के कारण प्रधानमंत्री के पास अधिक अधिकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद पूरी उसके हाथ में होती है। अगर उसका एक नुकसान भी है, अगर एक मंत्री को त्याग पत्र के लिए कहा जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग होती है। तो इस तरह से ये इन दोनों में अंतर है। संसद के कार्य क्या है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने काम किया। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, और इन्होंने 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को देश की आज़ादी के बाद, तब से लेकर 13 मई 1962 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद आज मतलब 14 राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं। आज 14वें हैं वर्तमान में, 13 राष्ट्रपति बीच में आए और गए। इतने लंबे समय में मैंने आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में बताया, और वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये भी 25 जुलाई 2017 को से लेकर अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। इनका जन्म परूख में यूपी में हुआ, यूपी के परूख में हुआ था, और इनकी जो बर्थ डेट है वो 1 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, आप अगर नेट से सर्च करो तो राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। मेन जो है वो मैंने बता दिए। अच्छा हो कि आप सारे राष्ट्रपति कौन कितने समय में काम करके गया उसके बारे में एक अपना कहीं बनाओ। हालांकि आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। राष्ट्रपति का जब हमारा टॉपिक चल रहा है तो राष्ट्रपति के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए।
और प्रीवियसली ही हैड सर्व, उन्होंने 26 भी जो सरकार बनी है बिहार से, उससे पहले उन्होंने राज्य गवर्नर के रूप में काम किया। ठीक है, अपने इस तरह से आज वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ऐसा नहीं है राजनीति में पहली बार आए, इससे पहले वो बिहार में अपने राज्य में काम कर चुके हैं। तो इस तरह से आज मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरा वर्णन कर दिया। कल इनके कार्य क्या है उनके बारे में करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आप इसको याद कर लेना और लिख लेना।